सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में उन कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में से एक है जहां पर अभी भी दोनों देशों के बीच में सहयोग जो है वो जारी है। लेकिन ये सहयोग कब तक जारी रह पाता है, इस पर लगातार जो है प्रश्न चिन्ह उठाए जाते रहे हैं, क्योंकि लगातार सिंधु जल समझौते को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको विवाद देखने को मिलता रहा है। अब ऐसा ही एक विवाद, ऐसा ही एक घटना जो है हाल ही में चर्चा में आई है, जहां पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई थी, उन्होंने अपना फैसला दिया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये नया विवाद क्या है, और जो विश्व बैंक की तरफ से मध्यस्थ नियुक्त किए गए थे, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नियुक्त किए गए थे, उनका क्या फैसला आया है और पूरा विवाद क्या है। फिर सिंधु जल समझौते को भी थोड़ा सा समझेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ओवरऑल आपकी जो वीडियो है वो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बार हम वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो हमारी जो वीडियो है, सबसे पहले आपका हम खबर पर डिस्कशन करेंगे, खबर क्या है उसको जानेंगे। फिर सिंधु नदी जल समझौता क्या है उस पर बात करेंगे, समझौते में क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे, उन प्रावधानों को समझेंगे। फिर वर्तमान समय में आपका क्या विवाद है उस पर बात करेंगे। वर्तमान विवाद में जो आपका निपटान तंत्र है, विवाद जो है, उस विवाद को निपटाने के लिए जो तंत्र सिंधु नदी जल समझौते में दिया गया है वो तंत्र क्या है, उस तंत्र को भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होने वाला है, जिस अभ्यास प्रश्न का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, और आप इसको मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए, तो खबर हमारी है कि विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल समझौते के तहत नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट जो नियुक्त किए गए थे, उन्होंने खुद को भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम घोषित किया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि इसमें जो विवाद है उस विवाद को सुलझाने के लिए हमारा जो प्राधिकरण है वो वर्तमान समय में सक्षम है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद की अगर आप बात करें तो विवाद जो है वो दो जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर के है। इसमें से एक आपकी जल विद्युत परियोजना है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। ये परियोजना आपको मिलेगी, ये जो परियोजना है ये किशन गंगा में बनाई गई है, और किशन गंगा क्या है, झेलम नदी की सहायक नदी है। दूसरी जो आपकी परियोजना है उसका नाम है रतले जल विद्युत परियोजना। रतले जल विद्युत परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। तो इन दो परियोजनाओं को लेकर के विवाद आपको देखने को मिल रहा है। ये फैसला दोनों देशों के बीच में मतभेद पर आपसी चर्चा को और आगे बढ़ाने और विवाद को सुलझाने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। तो ये ओवरऑल हमने सबसे पहले बात की कि आपकी पूरी खबर क्या है। तो खबर यही है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किए गए थे, उन्होंने इस पूरे मामले में अपना डिसीजन जो है वो दिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं सिंधु जल समझौते के बारे में। सिंधु जल समझौता क्या है उसको यदि आप देखें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है, जिस समझौते पर साइन किए गए थे 19 सितंबर 1960 को। भारत की तरफ से उस समय भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए थे, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, उन्होंने इस समझौते पर साइन किए थे। इसके अलावा इस समझौते की खास बात यह थी कि इस समझौते की जो मध्यस्थता की थी, मीडिएशन जो किया था, वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से, विश्व बैंक की तरफ से किया गया था। मुख्य प्रावधान यदि आप देखें तो इसमें मुख्य प्रावधान यही है कि सिंधु जल संधि जो पूरी प्रणाली है, सिंधु नदी की जो पूरी प्रणाली है, उस प्रणाली को भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें यदि आप प्रोविजन देखें तो पूर्व की 3 जो नदियां हैं, उन 3 नदियों का जो पानी है वो भारत को मिला है, भारत उसका अप्रतिबंधित उपयोग कर सकता है। और पश्चिम की जो 3 नदियां हैं उनका पानी जो है पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ईस्ट की नदियां जो हैं उनको भारत इस्तेमाल करेगा, और वेस्ट की जो नदियां हैं उनको पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। कौन कौन सी नदियां हैं, तो भारत के हिस्से में जो 3 नदियां आती हैं उसमें पहली नदी है आपकी व्यास नदी, एक है आपकी रावी नदी, और फिर है आपकी सतलुज नदी। तो ये तीनों नदियां किसके हिस्से में आती हैं, भारत के हिस्से में आती हैं। और पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। तो इसको आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म आप इसकी कोई बना सकते हैं, जैसे सिंधु है, चिनाब है और झेलम है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म बना करके, या इसका कोई आप फुल फॉर्म चाहें तो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से याद करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा इसका जो अनुच्छेद 3 सब क्लॉज 1 है, इसके तहत भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का प्रवाह पाकिस्तान की ओर बनाए रखने का दायित्व दिया गया है। यानी कि अब क्योंकि ये वाली जो नदियां हैं जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं, ये नदियां भी कहीं ना कहीं भारत से होकर ही गुजरती हैं, लेकिन इस पूरे समझौते के तहत भारत को ये जिम्मेदारी दी गई है
कि भारत किसी भी स्थिति में इन 3 नदियों के पानी को, जो नदियां पाकिस्तान को मिली हैं, उन 3 नदियों के पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकता है, उस पानी को रोक नहीं सकता है, उस पर कोई जो है रिजर्वायर नहीं बना सकता है। ये जिम्मेदारी जो है वो भारत को दी गई है। लेकिन भारत को ये अधिकार है कि भारत यहाँ पर, ये जो भारत की 3 नदियां हैं, कौन कौन सी, ब्यास, रावी और सतलुज, भारत जो है इस पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। रन ऑफ द रिवर हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो है उसका निर्माण कर सकता है। अभी देखेंगे रन ऑफ द रिवर हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इस पूरे रीजन के मैप को यहाँ पर देख लिया जाए। ये हमारा भारत का है और इसमें यदि आप देखें तो यहाँ पर ये आपका पूरा इंडस रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर सिस्टम में हमने देखा था कि जो ईस्ट की नदियां हैं वो भारत के हिस्से में आई हैं। कौन कौन सी, सतलुज, ब्यास और रावी। तो ये 3 नदियां जो हैं ये आपका भारत के हिस्से में आई, सतलुज, ब्यास और रावी। और पाकिस्तान के हिस्से में दूसरी 3 नदियां आई हैं, इंडस आया है, झेलम आया है और चेनाब आया है। तो ये 3 नदियां, वेस्ट की जो नदियां हैं वो आपका पाकिस्तान के हिस्से में है, ईस्ट की नदियां भारत के हिस्से में है। तो ये पूरा इस पूरे रीजन के मैप को हमने देखा, मैप को आपको याद रखना है। अब हम एक बार बात करते हैं कि विवाद क्या है, किस बात को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा था कि ये जो पूरा डिस्प्यूट है ये ओवरऑल 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर के है, 2 हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को लेकर के है। प्रोजेक्ट्स के नाम यदि आप देखें तो एक प्रोजेक्ट है आपका किशनगंगा और दूसरा प्रोजेक्ट है आपका रतले परियोजना। पाकिस्तान जो है वो इन दोनों परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति जाहिर करता है। पाकिस्तान का दावा है कि ये जो है, ये दोनों जो परियोजनाएं हैं ये परियोजनाएं संधि का उल्लंघन करती हैं, जबकि भारत का दावा यहाँ पर यह है कि ये परियोजनाएं संधि का उल्लंघन नहीं करती हैं, क्योंकि ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं ये दोनों प्रोजेक्ट आपके रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं नदी के प्रवाह पर आधारित परियोजनाएं हैं। अब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है उस पर आपको कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब यह होता है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो नदी के प्राकृतिक प्रवाह के माध्यम से की जाती है और रिजर्वायर नहीं बनाया जाता, यानी कि पानी को एकत्र नहीं किया जाता। पानी का जो फ्लो है उसी फ्लो का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और भारत का कहना है कि इसकी वजह से संधि का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि संधि में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारत जो है वो यहां पर हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन वहां पर पानी को स्टोर नहीं कर सकता, और भारत ने पानी को स्टोर नहीं किया है। पाकिस्तान कहता है कि भारत प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकता। ये विवाद यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। विवाद की शुरुआत यदि आप देखें तो सबसे पहले 2015 में पाकिस्तान ने इस विवाद की शुरुआत की थी और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से कहा था कि इस मामले की टेक्निकलिटी की जांच करने के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाए, एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए। इसके बाद 2016 में पाकिस्तान ने इस अनुरोध को वापस ले लिया और पाकिस्तान ने कहा कि अब हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस विवाद को सुलझाने के लिए एक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की जरूरत है, यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जरूरत है। लेकिन अभी हम समझेंगे कि इसमें समस्या क्या है। इसमें समस्या दरअसल ये है कि जब आप सिंधु नदी जल विवाद की बात करते हैं तो इस पूरे समझौते में विवाद को सुलझाने के लिए त्रिस्तरीय मैकेनिज्म की बात की गई है, 3 चरणों के मैकेनिज्म की बात की गई है। इसमें से जो आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट का चरण है ये दूसरा चरण होता है, और जो आपका पीसीए है यानी कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये तीसरा चरण होता है। पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान ने पहले दूसरे चरण की मांग की थी, बाद में तीसरे चरण की मांग कर दी। लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा है कि हमें इस पूरे संधि में जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया को ही फॉलो करना चाहिए। पहला जो चरण है वो पूरा हो चुका है, अब हमें दूसरे चरण पर जाना चाहिए, ना कि तीसरे चरण पर। ये भारत की तरफ से कहा गया था। फिर यही विवाद जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचा था और वर्ल्ड बैंक ने इस पूरे मामले पर निर्णय लेने के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की थी, और उन्हीं न्यूट्रल एक्सपर्ट ने अब अपना डिसीजन दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले को हमें पीसीए यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास भेजने की जरूरत नहीं है। पहले ये जो मामला है वो आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएगा, वो उस पर अपना डिसीजन लेंगे और फिर उनके डिसीजन को जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल हमने पूरे विवाद को समझा, विवाद क्या है। अब हमने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात की थी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या यहाँ पर पूरा दिया गया है, थोड़ा सा उसको यदि आप समझें तो हमने बात की थी कि इस पूरे ये जो पूरी संधि है इस संधि में विवाद को सुलझाने के लिए त्रिस्तरीय मैकेनिज्म दिया गया, 3 चरण का मैकेनिज्म दिया गया है। इसमें जो पहला चरण है वो है परमानेंट इंडस कमीशन। परमानेंट इंडस कमीशन में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है ये।
इस परमानेंट इंडस कमीशन में भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है और वो जो कमिश्नर होते हैं समय समय पर उनकी मुलाकात होती है और जो भी विवाद होते हैं उन विवादों को उन कमिश्नर्स के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है आपका परमानेंट इंडस कमीशन। परमानेंट इंडस कमीशन बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट नेगोशिएशन के तौर पे काम करता है और इनके लिए कम से कम 1 साल के भीतर एक बार मुलाकात करना अनिवार्य होता है। दूसरा चरण है, मान लीजिए कोई विवाद आता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जैसे वर्तमान सिचुएशन में आया है और हमारे जो परमानेंट कमिश्नर्स हैं वो उस विवाद को नहीं सुलझा पाते हैं, तो इसके बाद जो अगला चरण है वो है आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट का चरण। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट क्या होता है? वर्ल्ड बैंक जो है मामले में टेक्निकल डिसएग्रीमेंट्स की जांच करने के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट को नियुक्त कर सकता है। तो पहला चरण क्या है? परमानेंट कमीशन गठित किया जाएगा। दूसरा चरण है आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट का। फिर मान लीजिए न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी दोनों जो पक्ष है वो सहमत नहीं होते हैं, उसके बाद जो अगला चरण है वो है आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के बाद गठित की जाती है और न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल आपके 3 स्तरीय मैकेनिज्म, 3 लेवल मैकेनिज्म जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पूरे मैकेनिज्म पर हमने चर्चा कर ली है, पूरे विवाद को हमने समझ लिया है, पूरा मामला क्या है उस पर हमने बात कर ली है। अब ये मामला जो है सुलझ गया है। अब ये जो पूरा मामला है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट सही है या फिर गलत है, उस पर न्यूट्रल एक्सपर्ट अपना डिसीजन देंगे। जब भी डिसीजन आएगा तो उस पर हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए एक सवाल आपके लिए मौजूद है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के मध्यस्थ के रूप में किस संगठन ने काम किया था? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और ऑप्शन डी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी खबरों पे चर्चा की है, जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।